स्वागत है बच्चों आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है राहुल सिंह फिजिक्स। बच्चों पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के न्यूमेरिकल को स्टडी करा था, समझा था एवरेज स्पीड निकालने में क्या यूज होगा, एवरेज वेलोसिटी में निकालने के लिए क्या यूज होगा। अब हम लोग जो आने वाले नया टॉपिक है जिसका नाम है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन से स्टार्ट करते हैं और कोशिश करूंगा आप लोगों को बहुत अच्छे से इसको समझा सकूं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं। एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज होना समय के साथ एक्सेलरेशन कहलाता है। और वेलोसिटी का चेंज होना वो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, मतलब एक ही डायरेक्शन में और एक ही मैग्नीट्यूड से, तब हमारे पास उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। लेकिन यदि अगर वो अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है या डायरेक्शन को चेंज करता है तो एक नई चीज पढ़नी पड़ती है हमें जिसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो देखना एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो गया। तो मैंने लिखा एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, टाइम टेकन टू चेंज वेलोसिटी, चेंज वेलोसिटी, वेलोसिटी को चेंज करने में जो समय लिया उसने, टाइम चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन टू चेंज वेलोसिटी। चलो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सेलरेशन। बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सेलरेशन में पहली बात, इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, टाइम की सेकंड तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है इसका वो होता है m0 l1 t की पावर -2। अच्छा, ये स्केलर है कि वेक्टर है, तो याद रखेंगे वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन जो होगी हमेशा, डायरेक्शन इज अलोंग चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो चेंज होगा उसकी डायरेक्शन से हमें किसकी डायरेक्शन पता चलती है, एक्सेलरेशन की। अगली बात, वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करेगा और डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा। और आगे बढ़ सकते हैं हम, एक्सेलरेशन 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 0 पॉजिटिव नेगेटिव। अरे बस समझ में, ठीक है। अब देखना जरा, समझना मेरी बातों को। एक्सेलरेशन होने के कारण, एक्सेलरेशन होने के दो रीजन हो सकते हैं। एक्सेलरेशन होने के दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तब भी एक्सेलरेशन हो सकता है। और ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की अगर डायरेक्शन चेंज होगी तब भी एक्सेलरेशन हो सकता है। तो एक्सेलरेशन होने के दो कारण होंगे हमारे पास। एक तो अगर कोई मैग्नीट्यूड चेंज करता है वेलोसिटी का, या फिर मैग्नीट्यूड चेंज करता है, या फिर डायरेक्शन चेंज करता है वेलोसिटी की। तो ये दो तरीके होते हैं हमारे पास एक्सेलरेशन होने के। हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा, अगर कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है टाइम के साथ तो हम बोलते हैं कि एक्सेलरेशन हो रहा है। चलिए अगले लाइन पर आते हैं। अगले में हमें क्या सीखना है, देखो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। बच्चों इसमें आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत तो है ही नहीं। एक तो होता है हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दो तरह के एक्सेलरेशन, एक तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एक
नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ा था। फिर भी मैं लिख देता हूं यहां पर, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इक्वल वेलोसिटी in equal interval of time, equal interval of time, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो कौन सा एक्सेलरेशन होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। और इसके लिए अगर आप ग्राफ बनाते हैं, अभी बच्चों हम ग्राफ के बारे में पूरा एक लेक्चर बनाएंगे, लेकिन मैं केवल आपको इसके लिए यहां पर बता दे रहा हूं ताकि क्योंकि टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ऐसे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी बना सकते हैं, पोजीशन टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बना सकते हैं। हम लोग उसको ग्राफ वाले को एक लेक्चर में पूरा कंप्लीट करेंगे जिसमें आपको ग्राफ में कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। अब देखना जरा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा? इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज unequal velocity in equal interval of time, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल वेलोसिटी चेंज कर रहा है तब जो एक्सेलरेशन होगा उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर मैं केवल इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाता हूं तो वो नॉन लीनियर कर्व होगा, ठीक है। मैं ऐसे स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है ना, टेढ़ा मेढ़ा कर्व हो सकता है, ठीक है। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर है क्या? इसको और क्लियरिटी देता हूं मैं आप लोगों को। बच्चों अगर मान लीजिए मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है और मैं बोल रहा हूं उसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका मतलब ये हुआ अगर वो रेस्ट से स्टार्ट करता है तो हर सेकंड में उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ती जाएगी। कैसे, उसको मैं आपको समझा दूं। बोर्ड को मैं थोड़ा रब कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझा सकूं। इसको आप स्क्रीनशॉट लें, इसको लिखें मेरे साथ साथ, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं ये वाला टॉपिक आपको अभी समझ में आया होगा। आगे देखो जरा, आगे हमारे पास एक्सेलरेशन को थोड़ा सा और समझाता हूं मैं आप लोगों को। मान लीजिए दो कंडीशन लेता हूं मैं आपसे। मैं दो कंडीशन कैसे लेता हूं? मान लीजिए हमारे पास एक छोटे सा एग्जांपल लेता हूं इसका। एक ऑब्जेक्ट है जो कि अभी रेस्ट पर है। कहां पर है? रेस्ट पे। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? इनिशियल वेलोसिटी को मैंने यू मान लिया और वो 0 है। और इसका एक्सेलरेशन इस तरफ दे रखा है। एक्सेलरेशन दे रखा है आपको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब आप क्या समझते हैं? इसका मतलब ये होता है कि एक सेकंड बाद, आफ्टर 1 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 2 मीटर पर सेकेंड। फिर अगले उसमें इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 2 और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा वेलोसिटी? 4 मीटर पर सेकेंड। कितने सेकंड पे? 2 सेकंड पे। 3 सेकंड बाद कितना हो जाएगी इसकी वेलोसिटी? 6 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख रहे होंगे हर सेकंड में उसमें कितना चेंज आ रहा है वेलोसिटी में। इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है, तो पर सेकंड में इसमें 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है। तो ऐसे केस में हमारे पास यूज करते हैं वर्ड क्या? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर मैं ऐसे बोलूं आपसे दूसरे एग्जांपल में, एक्सेलरेशन दे रखा है मेरे को 2x, या ऐसा मान लेता हूं मैं टाइम की टर्म्स में ले लेता हूं 2t दे रखा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई डायरेक्शन में दे रखा है। वो भी कोई अभी मैं ज्यादा नहीं बोलने वाला इस पे, लेकिन आपको समझाना क्या है मेरे को। अब अगर मैं टाइम की वैल्यू रख रहा हूं यहां पर 0, तो एक्सेलरेशन कितना है? 0। अगर टाइम की वैल्यू 1 रखूंगा तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 2। टाइम की वैल्यू 2 रखूंगा तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 4। लाइक इस तरीके से चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे स्टार्ट करता है, मतलब t बराबर 0 पे, वो कहां पर है? रेस्ट पे, और उसका एक्सेलरेशन ये दे रखा है। एक्सेलरेशन ये दे रखा है यहां पर इसका, तो t बराबर जब 0 सेकंड है तो एक्सेलरेशन 0 है। अब t बराबर 1 सेकंड पे, इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया? 2। मतलब 1 सेकंड पे आते ही एट t बराबर कितना?
1 सेकेंड। इसकी वेलोसिटी में चेंज कितना है बच्चों? तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी? अगर आप ध्यान से देखो, 0 से स्टार्ट करता है, 2 का एक्सेलरेशन है, तो 1 सेकंड बाद वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी? 2 मीटर पर सेकेंड। जैसे 2 सेकंड होते हैं, जैसे कितना होता है 2 सेकंड, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4। मतलब अब इसकी वेलोसिटी 2 से सीधा कितने बढ़ेगी? 4 बढ़ जाएगी। तो कितना हो जाएगा? 6 मीटर पर सेकेंड। 6 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं बोलूं t बराबर 3 सेकेंड पे, तो t बराबर 3 पे इसका एक्सेलरेशन कितना है? 3 दूनी 6, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब जो भी वेलोसिटी थी अगले ही सेकंड में उसमें 6 और ऐड हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पर 6 था, तो अब कितना हो गया इसकी वेलोसिटी? कितना हो गया बताओ? 12 मीटर पर सेकंड। कितने टाइम पर? t बराबर 3 सेकंड पे। तो अब देखो 2 से 6 हुआ, फिर 6 से 12, फिर ऐसे बढ़ता जाएगा। अगर इस तरीके से एक्सेलरेशन है तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। अगर ये वाली कंडीशन है तो इसके लिए क्या यूज करते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वाला पार्ट समझ में आया होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। आगे बढ़ते हैं। पहले हम बिल्कुल इसका बेसिक समझेंगे बच्चों। बेसिक समझने के बाद हम लोग क्या करेंगे? इस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि और क्लियरिटी आए। तो पहले मैं आपको थ्योरी वाला पार्ट पढ़ाने वाला हूं केवल, उसके अगले लेक्चर में मैं इसके न्यूमेरिकल लेने वाला हूं। क्लियर है क्या? चलिए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट समझ में आ गया, या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझ में आ गया, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ एग्जांपल थे, ये यूनिफॉर्म के लिए था ऊपर वाला, और ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए। यहाँ पर एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा। चलो, बात समझ में आ गई आपको यहाँ तक, तो मैं इसको मिटा देता हूं। आगे बढ़ते हैं। आगे वाले टॉपिक में अब हम पढ़ने वाले हैं, जिस तरीके से हमने वेलोसिटी को पढ़ा था, जैसे हमने स्पीड को पढ़ा था, वैसे ही हम एक्सेलरेशन को पढ़ने वाले हैं। कैसा एक्सेलरेशन? एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बच्चों आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एवरेज एक्सेलरेशन की। एवरेज एक्सेलरेशन। अब एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए बहुत आसान तरीका होता है। एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालना है? एवरेज एक्सेलरेशन बराबर होगा टोटल चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। अपॉन में टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है टोटल, अपॉन में कितना समय लगा है उसको। आपको फिर याद रखना है, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब मैग्नीट्यूड भी हो सकता है और डायरेक्शन भी हो सकती है। अभी मैं उसको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आगे वाले टॉपिक में। फिलहाल अभी तक आप लोगों को क्या करना है? थ्योरी को स्टडी करना है, समझना है इसको कि रियलिटी में ये क्या होता है ना। चलिए देखें जरा, एवरेज एक्सेलरेशन, टोटल चेंज इन वेलोसिटी और टाइम टेकन। तो अब हमारे पास मान लीजिए t बराबर कुछ टाइम पर हमारे पास वेलोसिटी थी इसकी t1 टाइम पे मानता हूं। वेलोसिटी कितनी थी एक ऑब्जेक्ट की? v1। कुछ समय भी था कितने टाइम पे? t2 टाइम पर। वेलोसिटी कितनी हो गई? v2। अब वो मैग्नीट्यूड में भी हो सकता है और डायरेक्शन में भी हो सकता है, वो हम लोग सीख लेंगे। तो बच्चों चेंज इन वेलोसिटी कितना आएगा हमारे पास? v2 माइनस v1। एवरेज एक्सेलरेशन, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया? v2 माइनस कितना? v1 अपॉन में टाइम टेकन कितना हो गया? t2 माइनस t1। इसको मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल्टा v अपॉन में कितना? डेल्टा t। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी दो कारण से हो सकता है, एक तो मैग्नीट्यूड की वजह से, मैग्नीट्यूड, और एक डायरेक्शन। अगर बच्चों हम केवल वन डायमेंशन मोशन की बात करते हैं तो वन डायमेंशन में तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा, लेकिन अगर हम 2 डायमेंशन की बात करते हैं तो डायरेक्शन भी चेंज होगी, है ना। ऐसे भी केसेस है हमारे पास, इसको अभी स्टडी करेंगे हम आगे। एवरेज एक्सेलरेशन हो गया डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन is given by direction of change in velocity। direction of change in velocity। तो जो डायरेक्शन होगी किसकी? एवरेज एक्सेलरेशन की, वो हमें कहां से मिलती है? चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन से, ना कि
वेलोसिटी की डायरेक्शन से, है ना। चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन से मिलेगा, ना कि चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन से। उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर होगी, और हम आगे पढ़ने वाले हैं बच्चों, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, जब तक आप लोगों को क्लियर नहीं होगा मैं बोर्ड से हटने वाला नहीं हूं, बिल्कुल आपको सिखा के रहेंगे। एवरेज एक्सेलरेशन ये समझ में आ गया, मैं इसकी डायरेक्शन समझ में आ गई। और अगर मैं यहां पर इसको समझाता हूं किससे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलरेशन। कई बार हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ना बोल के केवल एक्सेलरेशन भी बोल लेते हैं इसको। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में होता क्या है, जैसे आपको याद होगा हमने वेलोसिटी में पढ़ा था एक पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी, ऐसे हम लोगों को यहां पर पढ़ना है अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन निकालते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो जो एक्सेलरेशन आएगा उसको क्या बोलेंगे हम, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ऐसा करने के दौरान जो टाइम इंटरवल होता है वो बहुत ही स्मॉल हो जाता है, और डेल्टा टी की जगह, डेल्टा टी या डेल्टा वी की जगह हम क्या यूज करते हैं, dt या dv यूज करते हैं। आ रही बात समझ में। उसके लिए मैथमेटिकली लिखने का तरीका होता है, लिमिट लगा देते हैं हम टाइम इंटरवल की, मतलब हम ये दिखा देते हैं कि हम जिस टाइम की बात कर रहे हैं वो इंटरवल बहुत ही स्मॉल है। कितना स्मॉल, जैसे मैं बोलूं आपको टू सेकेंड है मान लीजिए, और फिर मैं टाइम लेता हूं 2.000000000000001, तो बताओ जो टाइम इंटरवल आया क्या ऐसा आया, बहुत स्मॉल आया। ऐसे पर्टिकुलर टाइम के लिए, ऐसे पर्टिकुलर टाइम के लिए हम क्या निकालते हैं बच्चों, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो लिखा गया एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन एक पर्टिकुलर टाइम पर बच्चों कहलाता है क्या, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। कैसे लिखा जाएगा मैथमेटिकली, तो मैथमेटिकली इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को लिखने का तरीका क्या है, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी, एवरेज हुआ, ये बड़े टाइम इंटरवल के लिए। लेकिन इंस्टेंटेनियस में हमें स्मॉल इंटरवल दिखाना होता है, तो हम लिखते हैं यहां पर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, और ये कितना हो जाएगा, डीवी बाई कितना, dt, dv बाई कितना, dt। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास dv बाई dt, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। अगले लेक्चर में मैं इसके बारे में आपको न्यूमेरिकल से समझाऊंगा ये सारी बातें, और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप लोगों को यार 100% वो बात समझ में आएगी, और एक्सेलरेशन का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। पर उसके लिए आप लोगों को यार इसमें YouTube पर मेरे लेक्चर्स को देखना पड़ेगा, 1 बाय 1 देखते रहिए और सीखते रहिए। ठीक है, मेरा पूरा एफर्ट है आप लोगों को सिखाने में, चाहे आप नीट की तैयारी करें, चाहे आप IIT के लिए तैयारी करें, घर बैठे आप लोग पढ़ सकते हैं यार, एनी टाइम, किसी भी टाइम। ऐसा नहीं कि आपको यार जाके तैयार होकर इंस्टीट्यूट वगैरह के लिए जाना होगा, यहाँ पर घर पर बैठ के आप YouTube से सीख सकते हैं, पूरा अच्छे से सीख सकते हैं, हर चीज पे आप लोगों को क्लियरिटी दी जाएगी। क्लियर है क्या मेरी बात यार? चलिए आगे बात करता हूं। इसको एक्सप्रेशन को हम और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन बराबर dv बाई कितना, dt, dv बाई कितना, dt। इसको वेलोसिटी को आप अगर याद करो तो हम लोगों ने लिखा था वेलोसिटी बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो अगर मैं यहां पर लिखता हूं तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, डबल डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन, ऐसे लिख सकता हूं डबल डिफरेंशिएशन या डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन का दो बार डिफरेंशिएशन करें, पहली बार से वेलोसिटी निकलेगी और दूसरी बार से एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसी एक्सप्रेशन को लिए हम एक और चीज लिख सकते हैं, आपको पता है a बराबर, अगर मैं ऐसे लिखता हूं मैग्नीट्यूड की टर्म्स में, a बराबर dv बाई dt। अब इसको मैं यहां पर dx से मल्टीप्लाई कर दूं और dx, या फिर dr ले रहा हूं तो dr ही ले लेते हैं,
डी आर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और डी आर से डिवाइड कर देता हूँ। तो भाई तो सोच के देखो, हो सकता है आपको आर एक्स में कंफ्यूजन हो, पर कंफ्यूज होने की बात नहीं है, क्लैरिटी होनी चाहिए। आर का मतलब पोजीशन है और वहां पर आपको बोल देगा कि पोजीशन एक्स से दे रखा है या वाई से दे रखा है, जनरल टर्म में हम आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अच्छा बच्चों, डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी वी के बराबर, ये इधर आ जाएगा, तो ए डी आर बराबर कितना हो जाएगा, वी डी वी। ए डी आर बराबर कितना हो गया, वी डी वी। अगर आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है तो आपने पढ़ा होगा ए डी एक्स बराबर कितना, वी डी वी। मतलब एक्सेलरेशन निकालने के मेरे पास कुल मिला के 3 तरीके हो गए। ए बराबर वी डीवी बाई डी आर, ए डीवी बाई डी आर। इस डीवी बाई डी आर को हम बोल सकते हैं स्लोप ऑफ वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ, ऐसे भी बोला जा सकता है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ। मतलब बच्चों अगर आप लोगों को वेलोसिटी और एक्स या वेलोसिटी ऑफ या आर इनके बीच में ग्राफ दे रखा हो तो उसका जो स्लोप है मतलब tan थीटा, वो डीवी बाई डी आर यहां पर रख सकते हैं आप लोग। क्लियर है क्या यहां तक? चलिए, तो 3 फॉर्मूले आ गए। ए बराबर डीवी बाई डी टी, ए बराबर डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ए बराबर कितना, वी डीवी बाई डी आर, वी डीवी बाई कितना, डी आर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों यहां तक आप लोगों को अपने माइंड में सारी बातें याद रखनी है ताकि अगले लेक्चर में आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। क्लैरिटी रहेगी आप लोगों को तब जब आप लोग ये पूरा अपने माइंड में एज इट इज सीख लेंगे। चलिए आगे बढ़ता हूं, यार मैं आगे बात करता हूं, थोड़ा ग्राफ से एक बात करते हैं थोड़ा सा। बच्चों ये मेरे पास टाइम है और यहां पर मैंने वेलोसिटी को ले लिया, एक कर्व दे रखा है मेरे को ऐसे करके। अब अगर इस कर्व पर मैं 2 पॉइंट लेता हूं जो फाइनाइट पॉइंट है, दो ये है ना, 2 फाइनाइट पॉइंट ले लिया मैंने। अब यहां पर एक ये मैंने कॉर्ड बोल सकते हो इसको आप, या फिर सेकंड ड्रॉ कर दिया। इस सेकंड के अंदर अगर मैं यहां पर इसको मिलाऊं तो बताओ जो टाइम इंटरवल है वो फाइनाइट है, मतलब मेजरेबल है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, और इसका मैंने यहां पर एंगल ले लिया कितना, थीटा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, डेल्टा वी, और ये कितना हो जाएगा, डेल्टा टी। तो इस कॉर्ड का या फिर इस सेकंड का स्लोप ऑफ सेकंड हमें क्या देगा, एवरेज एक्सेलरेशन कितना, डेल्टा वी अपॉन में कितना, डेल्टा टी। डेल्टा वी अपॉन में स्लोप ऑफ सेकंड या स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या देता है हमें, एवरेज एक्सेलरेशन। क्लियर है क्या? और बच्चों ग्राफ को लेकर आपको 1% दिक्कत नहीं आएगी। जब हम ग्राफ वाला पार्ट पढ़ रहे होंगे ना, काइनेमेटिक्स के अंदर बनने वाले सारे ग्राफ आपको आते होंगे, ये इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं। पर आप लोगों को तब तक सब चीजों को एक एक करके सीखना पड़ेगा। अब एक और मैं ग्राफ बनाता हूं यहां पर, अगेन वही है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वेलोसिटी और टाइम, ये कर्व ले लिया। इस बार मैंने ड्रॉ करा बहुत स्मॉल इंटरवल के लिए, मतलब टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं इस बार मैं, ये रहा टेंजेंट। अगर हम टेंजेंट लेते हैं तो ये जो चेंज आएगा मेरे पास इस टेंजेंट के लिए, देखो ये 2 पॉइंट के लिए, इन 2 पॉइंट के लिए बात कर रहा हूं बच्चों में। इसको मैं इस वाले पार्ट को जूम कर देता हूं, मान लो 100 टाइम जूम कर दिया तो आपको ये बड़ा करके दिखेगा कुछ ऐसे। और यहां पर अगर मैं इसको मिलाता हूं तो ये कितना हो जाएगा, डी वी, और ये कितना हो जाएगा, डी टी, डी वी और डी टी। तो यहां पर हमें क्या मिला, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या देता है हमें, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जो कि किसके बराबर होगा, डीवी बाई डी, जो भी किसके बराबर होगा, डीवी बाई डी। तो स्लोप ऑफ सेकंड एवरेज एक्सेलरेशन, स्लोप ऑफ टेंजेंट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी एवरेज एक्सेलरेशन, डीवी बाई डी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये सारी कहानी थी हमारे पास एक्सेलरेशन को लेकर।
मैंने भी केवल वीटी ग्राफ में स्लोप निकालना सिखाया है, एरिया वगैरह से मैं आपको बिल्कुल ढंग से सिखाऊंगा जब हम ग्राफ को स्टडी करेंगे। लगभग 2 लेक्चर लगेंगे उसके लिए, जिसमें आपके ग्राफ के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं फिर आप लोगों से यही बात कहना चाहूंगा यार, कि आप लोग घर पर बैठ के किसी भी टाइम, रात में, दिन में, जब भी आपको टाइम मिलता है, यूट्यूब से वीडियो को देखें, कॉपी को साथ पे रखें, वीडियो को चलाएं, लिखते रहें साथ में, फिर असाइनमेंट को सॉल्व करें। कोशिश करेंगे, मैं भी असाइनमेंट धीरे धीरे इसको टॉपिक हो जाएगा तो असाइनमेंट दूंगा आप लोगों को, उस असाइनमेंट का सॉल्यूशन भी दूंगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों को मदद मिल सके यार। चलिए, ये बात आपको समझ में आई होगी, बोर्ड पर बड़े ध्यान से देखें। एक्सेलरेशन के बारे में हमने पढ़ा, अब हम अगले लेक्चर में और क्लियरिटी देने वाला हूं मैं आप लोगों को एक्सेलरेशन के बारे में। यहां तक के लिए अगले लेक्चर में मिलेंगे। चलिए।